हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आपके विकल्प हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? आपके विकल्प हैं, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डॉट डॉट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आपके विकल्प हैं, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गणित गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, पठन अक्षमता। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रीयता, अनुकूलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, समायोजन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। आपके विकल्प हैं, व्यवस्था या बच्चे, परिवेश या परिवार, बच्चे या परिवेश, बच्चे या व्यवस्था। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यवस्था या बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? आपके विकल्प हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों के आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण
प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? आपके विकल्प हैं शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्यन क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, सामाजिक अन्योन्यन क्रिया। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला प्रश्न है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अगला प्रश्न है सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? आपके विकल्प हैं पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन का परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके विकल्प हैं वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उनको कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला प्रश्न है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है,
उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। आपके विकल्प हैं, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। आपके विकल्प हैं, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाजिया स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। आपके विकल्प हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। आपके विकल्प हैं, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपके विकल्प हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके विकल्प हैं, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। आपके विकल्प हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके।
सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? आपके विकल्प हैं सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। आपके विकल्प हैं चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, भाषाघात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? आपके विकल्प हैं वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, उन अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? आपके विकल्प हैं वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।